नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। खबरों में आज कई सारी अहम खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर के आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई चल सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दिशा निर्देश पारित करने जा रहा था, लेकिन जब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, तो कल उन्होंने इस पर कोई निर्देश तो पारित नहीं किए, लेकिन आज उस पर दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इस तरफ रुझान जरूर दिखाया था कि वो कुछ फौरी निर्देश जारी कर सकती है, जिसमें इस कानून के अहम प्रावधानों पर जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए रोक लगाई जा सकती है। तो देखना होगा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। चुनावी राज्य बिहार से लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आरती जी आपका। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, अवधेश जी का स्वागत है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, स्वागत सर आपका। और समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ हैं, समीर जी आपका बहुत स्वागत है। बिहार में आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक है, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस बैठक की औपचारिक शुरुआत होने जा रही होगी। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इसमें शामिल होगी, इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल होगी, इसमें लेफ्ट की पार्टियां शामिल होंगी। और महागठबंधन की इस बड़ी बैठक की रूपरेखा उस वक्त तय हुई थी जब अब से 2 दिन पहले दिल्ली में आकर के ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मीटिंग हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बड़े नेता मौजूद थे। और यहां अंदर क्या बात हुई ये तो बाहर किसी ने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर था कि आने वाले चुनावों को लेकर अब जो निटी ग्रिटी की फाइन प्रिंट की बातें होंगी, वो बातें आज की महत्वपूर्ण बैठक में होने जा रही हैं, जिसमें सीट बंटवारा और इसके अलावा क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव में चला जाए, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप दोनों खेमों की बात करें, एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी और जेडीयू है, और दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के खींचतान साफ नजर आ रही है। दोनों ही तरफ जो बड़ा पार्टनर है उसकी अपनी कोई ख्वाहिश है। यहां पर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया जाए और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी इस पर कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बार बार यह कह रही है कि ये फैसले जब सारी पार्टियां बैठेंगी तब हम तय करेंगे। दूसरी अगर आप नीतीश कुमार की बात करें तो वो, उनका परिवार, उनकी पार्टी में एक बड़ा धड़ा ये चाहता है कि नीतीश कुमार को न सिर्फ चुनाव में जाते हुए उनके चेहरे पर पार्टी सरकार में जा रही है, गठबंधन जा रहा है, यह प्रचार हो, बल्कि यह भी कहा जाए कि वही जीतने की स्थिति में एक अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहां यह कमिटमेंट देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। हालांकि बंद दरवाजों के पीछे जो मुलाकातें हुई हैं उसको लेकर अपने अपने दावे जरूर किए जाते रहे। जैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अभी कहा कि अमित शाह जी ने यह कमिटमेंट दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं से यह भी खबर आई कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने किसी सभा में कह दिया कि हम ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो यहां बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है, दूसरी ओर कांग्रेस। कई दल ऐसे भी हैं, छोटे दल ऐसे हैं जिनकी आवाजाही को लेकर के सुगबुगाहट चल रही है, और ये दोनों दल फिलहाल महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक अहम पार्टनर है मुकेश साहनी, जिनकी वीआईपी पार्टी है, और उन्होंने एक जगह अभी एक बड़ी घोषणा कर दी कि छोटे भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और निषाद का ये बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। और 50 से 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। 70 सीटों पर तक कुल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी पिछली बार। कांग्रेस पार्टी चाहती है सीटें भले ना बढ़ाओ, लेकिन कम से कम जीतने लायक सीटें तो दो। और लड़ाई उन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा है जहां पर मुस्लिम वोटों का प्रतिशत ज्यादा है, खास तौर पर किशनगंज और उस पूरी बेल्ट के सीमांचल के इलाके। कांग्रेस पार्टी के सांसद भी वहीं से हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों में केवल आरजेडी जो है बड़ा शेयर अपने पास ना रखे, कांग्रेस पार्टी को भी वहां पर पर्याप्त सीटें दी जाएं। तो यह कहानी है अभी फिलहाल दोनों खेमों की। मैं आपको सुनाता हूं कुछ बयान आज की इस बड़ी बैठक से पहले। तेजस्वी यादव क्या बोले, दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। हमारे महागठबंधन के लोग हैं, वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष ये क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी के ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं,
अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलुप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है, महाजंग चल रहा है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम पेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहां पर गए, वहां पर बातचीत, तो ये तमाम चीजें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। सारे नेता अपने घर पर कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे के घर में ताका झांकी खूब करते हैं। वहां क्या झगड़ा चल रहा है इसकी खबर सबको है, लेकिन इस गठबंधन की बैठक से क्या निकलने की उम्मीद है अवधेश जी? जो आम चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार सीटों में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहती है और जो सीटें जीती जा सकती हैं, संभावना है वो सीटें ज्यादा चाहती है वो, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ये चाहते हैं कि भाई खुलकर कहिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। बात सही है? निश्चित रूप से अगर आरजेडी तो लगातार कह रही कि हमारी ओर से उम्मीदवार वही है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं दोनों बार, और जब 2015 में कांग्रेस साथ में लड़ी थी और हम लोगों ने मिलकर 178 सीटें जीती थी, तब भी कांग्रेस को समस्या नहीं थी, इस बार भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही वह अध्यक्ष बदला, कि वह कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का परिचायक था कि अध्यक्ष आपने बदला क्यों है। अगर एक दलित को अध्यक्ष बना रहे हैं और जिनका कि आरजेडी के परिवार से उस प्रकार के रिश्ते नहीं है, तो एक संकेत था। दूसरा संकेत कांग्रेस ने तब दिया कि लालू यादव कभी भी कन्हैया कुमार बिहार में आगे बढ़े, क्योंकि जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के, तो वहां से आरजेडी ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, एक मुसलमान को, और उसका असर कन्हैया कुमार पर पड़ा था। तो वो कभी नहीं चाहते थे, ये परिवार कभी नहीं चाहता था कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। अगर कांग्रेस ने वहां कन्हैया कुमार को उतार दिया है यात्रा करने के लिए, जो विषय वहां उठा रहे हैं, तो यह साफ संकेत था कि कांग्रेस अपने पुराने दिनों को याद करते हुए और बिहार में तात्कालिक रूप से गठबंधन तो चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका मानना है कि बिहार में हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है और उसके अनुसार बराबरी के आधार पर हमारा फैसला होगा। और जब तक हम अगर अपनी ओर से घोषणा कर देंगे तो मोल भाव करने में हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने थोड़ा हार्ड स्टैंड लिया है। अब ये स्टैंड उसका कितने समय तक रहेगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कांग्रेस भी बगैर आरजेडी के उसका परफॉर्मेंस कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। पहले भी उसने चुनाव लड़के देखा हुआ है, तो वो एक उनकी व्यवस्था है। लेकिन इस समय कांग्रेस जो अब गुजरात में जिस ढंग से कांग्रेस खड़ा होकर आक्रामक होने की कोशिश कर रही है, बिहार में कर रही है, यह कांग्रेस का एक ऐसा स्वरूप है जो लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था कि वह असर्ट करना चाह रहे हैं। अब बिहार के इस समय की स्थिति यह है कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव को लेकर एक पूरी उम्मीद की अरे जो खासकर फॉरवर्ड क्लासेस थे, जो लालू के विरोधी होते थे, उनको भी लगा कि ये भविष्य का नेता होगा, कम से कम नीतीश कुमार से मुक्ति पाओ। लेकिन उसका एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि उस सरकार में रहने के कारण जो तेजस्वी यादव की भाषा में थोड़े परिवर्तन आए, तो अब वो लोकप्रियता बिहार में उनकी नहीं है। अगर सर्वे भी आप देख ले तो वो स्थिति, हालांकि एक सर्वे है सर, अभी सी वोटर का सर्वे, आज इसको आरजेडी वाले खूब घुमा रहे हैं।
सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार के सवाल पर तेजस्वी यादव 36% लोगों की पसंद है, प्रशांत कुमार 17% लोगों की पसंद है और नीतीश कुमार 15% लोगों की। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी है 13%। मतलब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में 2% का अंतर रह नहीं, गया। उसका कारण यह है कि देखिए नीतीश कुमार जी इस समय उन्होंने अपनी गतिविधियों से और लोकप्रियता पाई है लोगों के बीच। लोग चाहते हैं कि छूट जाए। अगर ये सर्वे सही है तो सीधा मतलब है ना कि अब लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना। इसका दूसरा अर्थ, मैंने राइडर लगाया अगर सर्वे सही है। नहीं, दूसरा नहीं, सर्वे इस समय के हिसाब से सही होगा, क्योंकि बीजेपी से भी आप जाके पूछेंगे ना तो उसमें भी अंदर से आया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार की अगर किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो उनका जो एक बेसिक वोट बैंक है ना वो उनके साथ जाता ही जाता। ये बात शुरू हुई थी तेजस्वी से। तेजस्वी यादव वो खुद को तो सीएम फेस मानते ही हैं। आपको लगता है ये जो नंबर बता रहा है कि तेजस्वी... नहीं, ये नंबर चुनाव में नहीं दिखेगा। हाँ। ये केवल व्यक्ति के आधार पर आप जब गए हैं, अभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट सामने, एक सम्राट चौधरी की इस समय बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन उनका जो पूरा एरिया है वहां से कुशवाहा वोट नहीं मिला। बीजेपी सारी सीटें हार गई, काराकाट हार गई, आरा हार गई, जहानाबाद हार गई, सारा हार चुकी है। तो ये वहां एक समस्या है। लेकिन अगर चुनावी प्रदर्शन के आधार पर अगर सर्वे होगी ना तो ये प्रदर्शन आपको उलट जाएगा। ठीक है सर, अब जैसा आपने कहा कि आरजेडी के बगैर कांग्रेस वहां कोई कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन ठीक है, कांग्रेस पार्टी पुराने दिनों को याद कर रही है कि ये सारी सियासत, सारी सल्तनत हमारी हुआ करती थी, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है सारी जमीनें हमारी हुआ करती थी, सब लूट गया। और लूटा भी किसी ने जिसके साथ गठबंधन में है उसी ने लूटा। मतलब लालू यादव की पार्टी ले गई सब कुछ, सारा वोट उनका, मुसलमान वोट सारा उनका ले गई, और मुस्लिम वोट के बगैर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो नहीं सकती है। और इसीलिए ये सारी कवायद क्या हमको देखने को मिल रही है समीर जी। और वो जो बात आ रही है कि सीटें तो तुमने 70 दी, लेकिन उसमें से 40 ऐसी थी जो तुम भी नहीं जीते कभी, और आरजेडी वाले भी नहीं जीते कभी, वो सीटें हमको दे दी, तो हमको उसमें नतीजा क्या बदलना था? इस बार ऐसा नहीं चाहती कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल ये 2020 का जब चुनाव परिणाम आया था तो तेजस्वी यादव का जो बयान आया था कि कांग्रेस अगर थोड़ा ढंग का प्रदर्शन कर देती, 19 से ज्यादा सीटें जीतती, हमने 17 सीटें कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस से 19 सीटें जीती है। कांग्रेस का बहुत लचर प्रदर्शन रहा है, कांग्रेस ने हमारे उम्मीदों पर पानी फेरा है, कांग्रेस के कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाता। उस समय कांग्रेस ने कई सीटें ऐसे चुनाव लड़ी थी जो कांग्रेस के लिए क्या, आरजेडी के लिए भी जितना असंभव था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि 70 सीटों पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे जो 2020 में लड़े थे, तो कम से कम उसमें से आधी सीटें हमारी पसंद की हो। अब आधी पसंद की सीटें कौन सी होंगी? ज्यादातर सीमांचल की सीटें होंगी, या वो सीटें होंगी जहां से उनके सांसद गए, किशनगंज की सीटें होंगी, कटिहार की होंगी, या सासाराम की होगी। और अब पप्पू यादव भी कांग्रेस के सांसद माने जाते हैं, भले ही निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो पप्पू यादव भी चाहेंगे कि भाई उनके संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा की सीटें आते हैं वहां पर कांग्रेस सीटें ज्यादा मिले। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी दर्शाएगा, क्योंकि इस बार माले भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि भाई मुझे कम से कम 30-35 सीटें चाहिए। पशुपति पारस भी, हाँ, पशुपति पारस भी जो है वो भी कह रहे हैं कि कम से कम 30-35 सीटें पर चुनाव हम लड़ेंगे। शक है क्या वैसे कि अगर ये महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे? कांग्रेस को भी शक है क्या इसमें? कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस ने 3 महीने 13 में मुख्यमंत्री बनाने हैं। कांग्रेस सिर्फ इतना कर सकती है पप्पू यादव कि कांग्रेस ये कह दे कि भाई हमें क्या कर लेंगे पप्पू यादव भी बताइए। अच्छा, देखिए इसमें एक दो चीज है। झारखंड में आप झारखंड में अपने को उप मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। वहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री बनाया। सिर्फ बिहार में यह हो सकता है कि कांग्रेस का थोड़ा ढंग का प्रदर्शन करेगी तो तेजस्वी से यह कह सकती है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारा डेप्यूटी मुख्यमंत्री बना दीजिए। यह गठबंधन में हो सकता है। मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी ही रहेंगे, उन्हें घोषित किया जाएगा, उसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं मैं, आज पटना में एक दूसरे किस्म के पोस्टर भी लगे हुए हैं। जेडीयू के लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आरजेडी वालों ने कहा अच्छा पिछली बार 43-45 आई थी, इस बार 25 से 30 ही सीट आएगी तुम्हारी। वो कह रहे हैं 2025 से 2030, लेकिन आरजेडी वालों ने उसको सीटों में बदल दिया कि अच्छा इस बार 25 से 30 सीट आने वाली है जेडीयू की। अरे जहां ऑब्वियस चॉइस है मुख्यमंत्री की, वहां पर तो आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, और जहां सच में प्रॉब्लम है वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमारे बीच में कोई संकट है ही नहीं, मतलब एनडीए। सर देखिए, महागठबंधन मतलब जो आरजेडी कांग्रेस है उसमें तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं लगता कि उनके तेजस्वी के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। घोषित करे ना करे, यदि वो सरकार बनाने की स्थिति में आते, पहले तो यही होना कि सरकार बनाएं,
किस तरह का प्रदर्शन होता है। आज की जो बैठक है उसमें कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसे बेहतर सीटें मिल पाए, नंबर ऑफ सीट्स नहीं, अच्छी सीटें मिल पाएं, इसकी कोशिश होगी। मुकेश सहनी साहब जो कह रहे हैं, देखिए ये सब जो सहयोगी दल होते हैं वो डिमांड जो करते हैं उसका कोई मायने नहीं होता। डिमांड जो आपके सामने कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है, उसको मत सोचा कीजिए वो अंदर क्या चल रहा है ग्राउंड पर। और इसको यदि मैं देखूं तो आप समझ लो कि उसको 50% कर लिया कीजिए, जैसे बार्गेनिंग नहीं होती क्या फ्ली मार्केट में बार्गेन करते हैं, तो ये फ्ली मार्केट को लेके अभी जब अमित शाह बिहार गए थे तो चर्चा ये थी कि ये एनडीए में भी जा सकते हैं। अब वो तो कोई कहीं भी जा सकते हैं, इनका कुछ ऐसा नहीं है। एनडीए में रहे हैं पहले। और एक छोटा दल जो और इस मीटिंग में होगा सर, वो आरएलजेपी है, चाचा पशुपति पारस की जो पार्टी है, वो तो अब आ ही रहे हैं इधर, क्योंकि वहां पर उनको कोई जगह नहीं मिली है। तो यदि इस गठबंधन को कोई सरकार बनाने की संभावना लगती है और बनती है तो तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। ठीक है। और जैसे समीर जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस कोशिश कर सकती है कि यदि वो भी अच्छी सीटें मिले, 30-35 सीटें से कम अगर होगी तो नहीं बन पाएगा। लेकिन उधर जो है एनडीए गठबंधन में ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, भले ही कितना भी कहें कि वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि अब 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्हें खुद कहना चाहिए कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब आप नाराज हो रहे हैं मुझसे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। और बीजेपी को इस समय वहां पर बिहार में एक देवेंद्र फडणवीस की जरूरत है, मतलब उस तरह का लीडर हो जो इस पार्टी को थोड़ा ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा कर सके। सर ये बात 30 साल से बिहार के बीजेपी भी चाहती रही है। लेकिन 30 साल से चाह रही हो, लेकिन अब तो ऐसा मौका है, वक्त होता है कि सम्राट चौधरी जी हैं वो बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं है, वो तो वहीं से आए हुए तो वो जहां से आए हैं उसके अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो बीजेपी में उन्होंने एडजस्ट किया है कुछ भाषा, लेकिन भाजपा के लोगों को और संगठन परिवार के लोगों के साथ तो बिल्कुल शब्दावली भाषा में दिक्कत आ रही है। लेकिन इस समय एक नेता बोल गए ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री गए थे, सैनी साहब ने बोला, वो बोल गए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सैनी साहब ने उससे ये होता है कि थोड़ा सा माहौल बनता चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है, वो चल रहा है। देखिए पप्पू यादव जो बिहार में एक बार इनकी बात हो जाए, बीजेपी ने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, जबकि यदि आपको पिछला चुनाव याद हो 2020 का, तो प्रधानमंत्री जी तक ने कहा था कि चाहे कोई भी सीट हो, नंबर ज्यादा हो कम हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लाडले मुख्यमंत्री बोल दिया है, नहीं लाडले बोला, अगले मुख्यमंत्री नहीं, अभी उनके बेटे का, जैसे मैंने बताया, निशांत ने अभी बयान दिया है कि अमित शाह जी कह गए नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे एक बार फिर। अब ये अमित शाह जी की बात को कैसे लेते हैं उद्धव जी से पूछ लीजिएगा। नहीं अमित शाह जी कभी इस तरह की झगड़ा, दोनों तरफ झगड़ा है या किसी एक, अमित शाह जी कंफ्यूजन वाली बातें करते हैं। नहीं सर, अब ये एक तो मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और किस तरह का संगठन उभर के आएगा। और जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स चलती आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी वो अपने आप को किसी भी एग्जिट मोड में वो देख रहे हैं। वो बेशक शायद हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बिहार के ना बने, उसके कॉम्पनसेशन में वो क्या चाहेंगे केंद्र में, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहना कि अमित शाह जी ने कह दिया और वही बनेंगे, ये सही कहा विजय जी ने कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, वो देखने वाली बात है। और इलेक्शन से पहले बेशक कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी इस वक्त सही कहा सब लोगों ने, पैनलिस्ट ने, कि कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा करना चाहती है और वो आरजेडी के ही शेयर में से कुछ शेयर लेना चाहेगी। क्या आरजेडी उसके लिए एग्री करते हैं और क्या आरजेडी भी ऑल्टरनेटिव्स अपने लिए सोच के रखे हैं? उस सिनेरियो में कौन मुख्यमंत्री होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात तय है कि हाँ, नीतीश कुमार एक लंबे अरसे तक बिहार में रहे मुख्यमंत्री और एक जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका डायरेक्टली शायद उनकी पर्सनालिटी और जो उन्होंने कुछ टाइम से लग रहा है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, अस्वस्थ है और वो वहाँ नहीं है जो पहले 10 साल पहले थे। तो उस सिनेरियो में बीजेपी के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स है? सम्राट चौधरी की बात हो रही है, क्या
वो इतने बड़े लीडर बन सकते हैं बिहार के कि वो सब पार्टियां जो एनडीए की मेंबर्स है उनको मंजूर है। ये सारी लीडर तो बनाया जाता है। देवेंद्र फडणवीस की बात करने की, देवेंद्र फडणवीस क्या थे? देवेंद्र फडणवीस तो इससे पहले नागपुर के मेयर ही रहे थे ना। आपने उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिर आपने मुख्यमंत्री और पार्टनर तो कोई है ही नहीं जिनको मोदी जी तो कभी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी जी लेकिन मुझे लगता है नहीं मानना चाहिए नीतीश कुमार जी की इससे कम सीटें नहीं होंगी 25 से 30 से। आपने मतलब आरजेडी की एनडीए की बात को मान लो, जो जेडीयू ने लिखा ना 25 से 30, मुझे लगता है इससे कम नहीं होगी सीटें। नहीं, ऐसा है कि ये तो एक व्यंग का विषय हो गया है इस समय। देखिए बिहार की जन आकांक्षा क्या है, पीपुल्स एस्पिरेशन क्या है, वो अगर आप देखते हैं तो आपको निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। पीपुल्स एस्पिरेशन जो वहां हो रहा है कि पीपुल्स एस्पिरेशन ये सरकार कंटिन्यू करनी चाहिए, लीडर बदलनी चाहिए। वक्त के बाद जिस ढंग से आरजेडी कांग्रेस निकल के आई है और मुस्लिम संगठन आक्रामक होकर सड़कों पर है कि नीतीश को वोट नहीं देंगे, वोट देंगे, नीतीश का बहिष्कार करो, उससे बिहार में एक गैर मुस्लिमों के अंदर एक आलोड़न हुआ है कि हमको नीतीश के साथ इसमें खड़ा होना है, एनडीए के साथ। अब इस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस वातावरण में कोई कांग्रेस और वो इतना अंतर ला पाएगी बोलने के लिए। सर आज की एक खबर है, उस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। एक रीतलाल यादव व्यक्ति हैं, ये लालू यादव के करीबी हैं और एमएलसी हैं शायद। अच्छा, ये एक्सटॉर्शन के मामले में फरार चल रहे थे, मतलब इनके ऊपर आरोप था उगाही करने का। उसके बाद मुकदमा हुआ, पुलिस इनको ढूंढ रही थी, ये फरार थे, आज ये सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। अब ये तो परफेक्ट रेसिपी है ना बीजेपी और जेडीयू के लिए, वही जंगल राज की याद दिलाना। अब विपक्ष में बैठा उनका एक पदाधिकारी, एक रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो उगाही के मामले में लिप्त हो सकता है तो बीजेपी या जेडीयू यही याद दिलाएगी कि सत्ता में आ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे। रीतलाल यादव कोर्ट के बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेरा, खूब नारेबाजी की। इसके बाद रीतलाल यादव ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। रीतलाल यादव पर बिहार के एक बड़े बिल्डर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने इनके घर पर रेड की थी, जिस दौरान करीब 11 लाख रुपए कैश मिला था, कुछ पेन ड्राइव भी मिली थी, कुछ जमीनों के कागजात मिले थे, कुछ ब्लैंक चेक मिले थे। तो ये हैं रीतलाल यादव। इनकी कुंडली आपके पास है सर, तो थोड़ा बता दीजिए। नहीं, उतनी कुंडली नहीं है, लेकिन ये चूंकि आरजेडी के विधायक रहे हैं। अच्छा। और ये कोई इन पर मतलब बालू की माफिया और बाकी ये कोई पहली बार नहीं है। कुछ ऐसे लोग इस समय रहे हैं, खासकर 45-40 से 50-55 की उम्र के, जो इस समय तेजस्वी यादव के कुछ जो उनके जाने हुए जो उनके साथ रहते हैं, उनके इधर उधर चलते हैं, उनका खर्च उठाना, उनकी यात्राओं में व्यवस्था करना, बाकी करते हैं, जिसमें रीतलाल यादव का नाम आता रहा है। तो यादव फैमिली से जुड़े हैं, ये बोल सकते हैं ना। बिल्कुल संपर्क, बिना जुड़े हुए कोई कर ही नहीं सकता है। इतना संभव है कि साधु यादव के करीबी हुआ करते थे। साधु यादव के करीबी, लालू यादव के साले, हाँ, उनके बिजनेस पार्टनर थे। नहीं, सुनिए, उन्होंने उस समय की जो कंपनी बनाई थी, रेलवे के ठेके जो थे पूरे लालू यादव के समय, उसमें इनका एक पूरा गिरोह चलता था। और ये पहली बार गिरफ्तार नहीं हुए, 3 बार पहले और गिरफ्तार चुके, जब रेलवे का जो लोहा था बिहार के अंदर वो गैर कानूनी तरीके से बेचा था। इन्होंने 2 ठेकेदारों को अपहरण किया था रेलवे के सप्लाई के, उनसे वसूली करते थे। साधु यादव, रीतलाल यादव और मोहन सिंह यादव, ये जो उनका पूरा गिरोह था, वहां पर सरकारी ठेकों में हस्तक्षेप करना, जो सरकारी ठेके ले रहे उनसे हफ्ताबंदी वसूली करना, अपहरण करना, अपहरण जो हो गया ये सारा मतलब वैसे लोग हैं जिन पर फिल्में बनती है। देखिए साधु, देखिए ऐसा है कि साधु यादव उस समय लालू यादव के एक मुंह हुआ करते थे। सुनिए, साधु यादव के साथ कहना गिरोह है, सच क्या है? सच यह है कि लालू यादव के राज में अगर फॉरवर्ड क्लास को थोड़ा बहुत काम हुआ तो केवल साधु यादव के कारण हुआ। साधु यादव का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड नहीं है, ये बाहर बताया जाता है। उनकी हालत यह थी कि किसी का काम नहीं हुआ था, कलेक्टर को डांटा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? साधु यादव को थोड़ी कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये था कि ये परिवार के नजदीक था ना भाई, परिवार के नजदीकी आदमी है। ये बिहार में ये नॉर्मल था कि ठेके जो कह रहे हैं वही कैरेक्टर बिहार में था ही ठेके का। ठीक है, तो उसमें रीतलाल यादव थे। लेकिन जो सत्यनारायण बीजेपी नेता की जब हत्या हुई, जिसमें इनका नाम आया है, तब से ये सुर्खियां बने हैं।